अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। बेंच टूट गया, काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद अलहदा हो चुके। दोनों ने बेंच को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया। काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद के इस फैसले को हुकूमत ने अपने बयानिए और मौक़िफ़ में तब्दील कर लिया है। फौजी अदालतों का मुकदमा अभी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। कोई फैसला मंजर पर नहीं आया, लेकिन वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने फौजी अदालतों के हवाले से हुकूमत का फैसला और मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है। उन्होंने कहा है, 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों का मुकदमा हर सूरत में फौजी अदालतों में ज़ेर समाअत लाया जाएगा। हुकूमत के इस मौक़िफ़ से बात साफ हो जाती है। इत्तेहादी हुकूमत खुसूसन नून लीग फौजी अदालतों के सिलसिला में 7 रुकनी बेंच का फैसला तस्लीम नहीं करेगी। जिस तरह पंजाब में इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हुआ में उड़ा दिया, इस बार भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुताल्लिक ऐसा ही होता दिखाई देता है। चूंकि 2 जजेस बेंच से इख्तिलाफ करके मुकदमे की समाअत से अलग हो चुके हैं, इसलिए हुकूमत के पास अपने बयानिए को अवाम के सामने पेश करने का बहाना हाथ आ चुका। अब नून लीग टीवी प्रोग्रामों में दोनों जजेस का बेंच से अलग होना अवाम के सामने बेचने की भरपूर कोशिश करेगी। अब वापस काजी फाइज ईसा की तरफ आते हैं। बेंच से अलहदा होने से पहले काजी फाइज ईसा ने अपने शिकवे और शिकायत से अदालत को आगाह किया और वो वजूहात 9 रुकनी बेंच के सामने रखी, जिनकी बिना पर वो कई माह से किसी भी मुकदमे की समाअत के लिए बेंच में नहीं बैठ रहे। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद के बेंच से अलग होने पर एतजाज अहसन और लतीफ खोसा ने दोनों जजेस को तनकीद का निशाना बनाया। दोनों नामवर वकीला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमने जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद की मिन्नतें की और बेंच से अलहदा न होने से रोकने की कोशिश की। हमने दोनों जजेस से कहा, 9 रुकनी बेंच का फैसला बहुत मजबूत होगा। हुकूमत पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तस्लीम नहीं कर रही। हुकूमत कहती है, हम बेंच को मान नहीं रहे, इसके फैसले को किस तरह माने। एतजाज अहसन ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुखातिब होते हुए कहा, तनाज़ा आपके घर के अंदर है, आप उसको घर के अंदर ही हल करें। अब चीफ जस्टिस के इख्तियार को कम करना चाहते हैं। अब चाहते हैं चीफ जस्टिस के सुमोटो एक्शन और बेंच बनाने के इख्तियार को कम किया जाए और उसके लिए जजेस की एक कमेटी तश्कील दी जाए। एतजाज अहसन ने कहा, हम आपके मुतालिबात की तस्दीक करते हैं और इस मुतालिबात की मंजूरी में मुकम्मल तौर पर आपके साथ हैं, क्योंकि जो मुतालिबात आप कर रहे हैं, वकला की मुख्तलिफ तंजीमें 20 साल से इन्हीं मुतालिबात की मंजूरी के लिए कोशिशें कर रही हैं। उन्होंने कहा, बाहर से आपके घर पर हमले हो रहे हैं और आप अंदर लड़ रहे हैं, मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने बेंच में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिसका हमें बहुत अफसोस और दुख है। बहरहाल 9 रुकनी बेंच जिस वक्त कोर्ट में आया तो लतीफ खोसा ने मुस्कराकर उनका इस्तकबाल किया और कहा, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। इस पर जस्टिस फाइज ईसा ने कहा, आप खुशी बाहर जाकर मनाई, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, कोई पब्लिक सियासी फोरम नहीं है। मुकदमे की समाअत से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने अटॉर्नी जनरल और दीगर स्टेक होल्डर्स को मुखातिब करते हुए कहा, मेरी रिश्तेदारी जस्टिस जवाद एस ख्वाजा से है, जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ पिटीशन दायर कर रखी है। अगर अटॉर्नी जनरल किसी और को एतराज है तो अभी बता दें, वरना बाद में एतराज कबूल नहीं किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल समेत सब वकीला ने कहा, आप बेंच में शामिल रहें और मुकदमे की समाअत करें, हमें आपकी शमूलियत पर कोई एतराज नहीं है। इसी दौरान नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, मैं कुछ ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, रात 8 बजे काज लिस्ट देखकर मुझे पता चला फौजी अदालतों को समाअत करने वाले बेंच में मेरा नाम भी शामिल है। उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा, एक कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी है, जिसको पार्लियामेंट ने मंजूर किया, जिसमें आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत मुकदमात में बेंच बनाने का एक तरीका कार दिया गया है, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ। 8 रुकनी जजेस के बेंच ने इस एक्ट पर अमल दरामद रोक दिया। मुकदमा अभी तक अदालत के ज़ेर समाअत है और फैसले का मुंतज़िर है। जस्टिस काजी फाइज ने कहा, मैंने 5 मार्च को एक केस में फैसला सुनाया जिसमें हुक्म दिया, जब तक सुमोटो एक्शन और बेंच की तश्कील के कवानीन और तरीकाकार वज़ा नहीं हो जाता, सुमोटो एक्शन के तहत ज़ेर समाअत तमाम मुकदमात की समाअत रोक दी जाए। जिस वक्त मैंने फैसला दिया, इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना ही नहीं था। मुझे इस वक्त दुख और सदमा हुआ जब 31 मार्च को रजिस्ट्रार इशरत अली ने मेरे फैसले को गैर मुअस्सर करने के लिए एक सर्कुलर जारी कर दिया।
इससे पहले 15 मार्च को 8 रुकनी बेंच ने सुमोटो एक्शन से मुताल्लिक मेरे फैसले को खत्म कर दिया और मुझे इस बेंच में भी शामिल नहीं किया गया। यहाँ तक कि मुझे इस बेंच के बारे में इल्म ही नहीं। वो बेंच नजरसानी कर रहा है या इसका कुछ और मतमा नजर है। मैंने 8 अप्रैल को एक नोट लिखा। नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर लगा दिया, मगर कुछ ही देर बाद मेरे इस नोट को अदालत की वेबसाइट से हटा दिया गया। इसके बाद मैंने फैसला किया, जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से कोई फैसला नहीं आ जाता मैं चैम्बर में बैठकर चैम्बर वर्क करूंगा। ये मेरा अपना फैसला है, लेकिन एक बात वाजे कर दूं, मैं हॉलीडे पर नहीं गया। मेरी सरबराही में बनने वाले ऑडियो लीक कमीशन को 5 रुकनी बेंच ने काम से रोक दिया। काम को रोकने से पहले मुझे कोई नोटिस दिया गया और न मुझसे कोई जवाब तलब किया गया। बस काम न करने का कहकर कमीशन को गैर मुअस्सर कर दिया गया। उन्होंने कहा, आज अचानक मिलिट्री कोर्ट केस का पता चला। मैं खुद को मिलिट्री कोर्ट के मुकदमे से अलग नहीं कर रहा, मगर मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला करे। मैंने जस्टिस तारिक मसूद से भी मशवरा किया इस बेंच में आना बैठे, क्योंकि हम कश्मकश में थे। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा, मैं बेंच में बैठूंगा इसलिए कि हमें आम केसेस सुनने चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसला करने से पहले इस बेंच में बैठना मेरे लिए ऐसे ही है जैसे इस जहाज में सफर करना जिसके पायलट के पास लाइसेंस ही ना हो। उन्होंने मजीद कहा, जब तक इस एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर देती मैं किसी बेंच को आइन व कानून के मुताबिक बेंच नहीं समझता और न इस अदालत को अदालत समझता हूँ। अब पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला कर लें, इसके बाद बाकी मुकदमात को सुने। काजी फाइज ईसा ने अपने पिछले कई माह के हवाले से रोदात बयान की, जिसमें मुकदमात न सुनने के लिए बेंच में शामिल न होने की वजूहात बयान की और आगे भी बेंच में शामिल न होने का इंदिया दिया और कहा, जब तक इस एक्ट का फैसला नहीं हो जाता मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा, क्योंकि इस एक्ट को पार्लियामेंट ने मंजूर किया था। दूसरे नंबर पर एक अक्सरियती बेंच ने फैसला दिया था, जब तक सुमोटो एक्शन के इख्तियार का फैसला नहीं हो जाता इस वक्त तक सुमोटो एक्शन के तहत समाअत होने वाले मुकदमात की समाअत रोक दी जाए। मुकदमे की कार्रवाई के दौरान लतीफ खोसा रोस्टर पर आए और चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल से इस्तिदा की, जब तक फौजी अदालतों के मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता इस वक्त तक फौजी अदालतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑर्डर दे, क्योंकि फौजी अदालतों में मुकदमात की समाअत बड़ी तेजी से होती है। फौजी अदालतों में आर्मी जजेस की न कोई अदालती तरबियत होती है और न कवानीन से मालूमात के बारे में उनके पास कोई तरबियत गाह होती है। फौजी जजेस के सामने जो शवाहिद पेश किए जाते हैं फौजी जजेस उनको हर्फ आखिर समझकर फैसला कर देते हैं, जिससे कई बेकसूर जद में आकर अपनी जान जाए कर बैठते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, इस वक्त फौजी अदालतों में कितने अफराद के मुकदमात जेर समाअत हैं? अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को यकीन दिलाया, इस वक्त तक फौजी अदालतों में किसी एक फर्द का मुकदमा भी जेर समाअत नहीं है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल की इस यकीन दहानी पर लतीफ खोसा को स्टे ऑर्डर देने से इनकार कर दिया और कहा, फौजी अदालतों में किसी भी फर्द का मुकदमा जेर समाअत नहीं है, फिर स्टे ऑर्डर की क्या जरूरत है? अब स्टे ऑर्डर रहने दें, वैसे भी अदालतें इस तरह नहीं चलती, यानी हर एक छोटी छोटी बात पर स्टे ऑर्डर जारी करना शुरू कर दिया जाए। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट ने लतीफ खोसा को स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया, बल्कि मुकदमे की समाअत जारी रखने का फैसला दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत पूरी कोशिश करेगी मुकदमे का फैसला आइन की रोशनी में करे और आईनी तकाजों के पेश नजर करे, ताकि किसी को भी फैसले पर तनकीद करने का मौका हाथ न आए। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।